हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पल्लवी सीटेट क्लासेस पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम की। और यदि मन लगाकर मेहनत से लगन से यदि तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आते अपने क्लास तीसरे पे। तीसरा क्लास हमारा 2 क्लास हो चुका है। दो क्लास में मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया है, कंप्लीट करवाया है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता एवं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए, बच्चे के जीवन में आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव है। सबसे पहले समझिए आनुवंशिकता का अर्थ। आनुवंशिकता का अर्थ होता क्या है? आनुवंशिकता या वंशानुगत, ये दोनों चीज़ एक ही है। वंशानुगत यदि लिखा हो, आनुवंशिक लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब देखिए, सीधे शब्दों में समझिए, उतना नहीं समझना। माता पिता जो होते हैं ना, माता पिता के अपने तथा अपने पूर्वजों के गुण अपने संतान में जीन्स के द्वारा जो आते हैं वही हो गया आनुवांशिकता। देखिए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये स्थानांतरण होते रहता, मतलब जैसे माता पिता होते हैं वैसे उसका बच्चा, वैसे उसका बच्चा, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहता, वही हो गया आनुवांशिकता। सीधे सीधे शब्दों में समझिए। अब देखिए, माता पिता, ये देखिए, बच्चों का प्रत्येक व्यवहार आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए, सिर्फ आनुवांशिकता से ही नहीं, वातावरण का भी प्रभाव होना चाहिए। देखिए, यदि किसी के माँ बाप अच्छे हैं, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा है, शरीर का बनावट अच्छा है, बौद्धिक क्रिया भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसका बच्चा का भी सब कुछ यदि अच्छा है, और उसका गलत वातावरण में, मतलब उससे थोड़ा विपरीत वातावरण में, निगेटिविटी वाले वातावरण में उस बच्चे को रख दिया जाए तो उस बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं होगा। सिर्फ आनुवांशिकता ही नहीं बल्कि वातावरण भी प्रभाव करता है। आप देखिए, आते हैं माता पिता के अपने तथा अपने पूर्वजों के गुण अपने संतान में जीन्स के द्वारा आते हैं। बिल्कुल जीन्स के द्वारा आते हैं। अब देखिए, जीन्स जो है, जीन्स के मुख्य रूप से 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि जीन्स के कितने अणु होते हैं तो 2 होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए हो गया डेक्सो डेक्सीरिबोन्यूक्लिक, और दूसरा हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, जब किसी गुण से संबंधित दोनों जीन्स बालकों में समरूप होते हैं, देखिए कोई भी गुण जो होता है ना, किसी भी गुण से संबंधित, जब दोनों जीन्स एक बालक में यदि सेम होगा ना, तो वैसा बालक क्या कहलाएगा? होमोजाइगोस। होमोजाइगोस बालक कहलाता है। लेकिन वो जो भिन्न भिन्न होता है ना, परंतु जब वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं संबंधित जीन्स, तो उस बालक को कहते हैं हेट्रोजाइगोस। उस बालक को बोला जाता है हेट्रोजाइगोस। अब देखिए, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के जोड़े में मुख्यतः 3 असामान्यताएं होती है। 3 असमानता कौन कौन है वो देखिए। पहला है एक्स एक्स वाई, दूसरा है एक्स ओ, तीसरा है एक्स वाई वाई। एक्स एक्स वाई की असमानताएं देखते हैं। देखिए, वैसा बालक जो दिखने में पुरुष जैसा होता है लेकिन पुरुष नहीं होता है, मतलब जिसको पुरुष वाला गुण ही नहीं होता, दिखेगा पुरुष के जैसे लेकिन पुरुष जैसा गुण उसमें होता ही नहीं है, जिसे क्लाइफेल्ट्रस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्लाइफेल्ट्रस। और एक असमानता होता है एक्सओ। एक्सओ असमानता। देखिए, उसमें क्या होता है, दिखने में महिला जैसी लेकिन महिला के गुण नहीं होते हैं। दिखने में महिला जैसी तो होगी लेकिन उसमें महिला गुण नहीं होंगे, जिसको बाज या टर्नस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज या टर्नस। तीसरा असमानता देखिए, एक्स एक्स वाई। एक्स एक्स वाई की असमानता क्या है? होने पर पुरुष क्या होता है? अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। अपराधी प्रवृत्ति का पुरुष हो जाता है। अब देखिए, 22 जोड़ों समान क्रोमोजोम्स में ऑटोजोम्स कहा जाता तथा 23वां जोड़ों को यौन क्रोमोजोम्स कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट जो है, क्या क्या समानता होती है और किसके कारण बच्चा क्या कहलाता है। जैसे ये क्लाइफेल्टर्स है, बांझ या टर्नस, किस असमानता के कारण ये सब होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रही हूँ आपको। इसको आप फॉलो करके इस चैप्टर का आप सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिए, जुड़वा बच्चों के प्रकार। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है एकांकी जुड़वा और दूसरा होता है भ्रांतीय जुड़वा। अब एकांकी जुड़वा क्या होता है ये देखिए।
माँ के एक ही गर्भित अंडाणु को दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों का जन्म देना। देखिए एकांकी जुड़वा क्या होता है, जैसे माँ है, माँ यदि प्रेग्नेंट हुई और उसका एक ही जो गर्भित अंडाणु है ना जो है दो स्वतंत्र भागों में यदि बट जाता है, तो बट के यदि बच्चा जन्म लेता है तो इसमें क्या होगा, या तो दोनों लड़का ही होगा या तो दोनों लड़की ही होगी। ये इस टाइप का हो गया एकांकी जुड़वा। और दूसरा है भ्रांतरीय जुड़वा। भ्रांतरीय जुड़वा क्या होता है, माँ के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित होना। मतलब माँ का दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित यदि होती है माँ, तो इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है एक लड़की होता है। तो दो प्रकार है, एकांकी और भ्रांतरीय, इस दोनों को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए एकांकी जुड़वा बच्चों में भ्रांतरीय जुड़वा बच्चों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। एकांकी मतलब एक जैसा, भ्रांतरीय मतलब ये एकांकी जुड़वा जो बच्चा होगा ना, जो माँ के गर्भित अंडाणु से दो स्वतंत्र भागों में जो बच्चा जन्म लेता है, जिसमें दोनों लड़का, देखिए आप कभी कभी जुड़वा बच्चे को देखते होंगे, यदि एक लड़का एक लड़की है तो उसमें समानताएं नहीं होती है, कुछ कुछ समानता होती है। यदि दोनों लड़का है जुड़वा, दोनों लड़की है जुड़वा, तो उसमें हर एक चीज़ समानता होगा, सब लक्षण समान जैसा होगा। तो एकांकी जुड़वा जो है अधिक समानता होती है। ठीक है। देखिए पोष्य बच्चा, एडॉप्टेड चाइल्ड होता क्या, उसका बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि का निर्धारण में वातावरण तथा आनुवांशिकता दोनों का महत्व होता है। पोष्य बच्चा, देखिए कोई आदमी है, कोई आदमी जैसे किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है, तो एडॉप्ट करता है, तो जो एडॉप्टेड आदमी होता है, जो आदमी बच्चे को एडॉप्ट करता है, तो उसका जिन्स का प्रभाव उस बच्चे को नहीं पड़ेगा, वो उसी का जिन्स रहेगा जिसका वो बच्चा एडॉप्ट किया है, लेकिन वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे। समझे, मतलब उसका जो बुद्धि का निर्धारण है वातावरण के द्वारा ही होगा। वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का महत्व होगा इस टाइप के बच्चे में। जो एडॉप्टेड चाइल्ड होगा ना, वो जो एडॉप्ट करेगा उसका आनुवांशिकता वाला गुण नहीं होगा, उसके अपने माता पिता वाला जो गुण होता है वो उसमें होगा, लेकिन वातावरण उसको प्रभावित करेगा। अब आनुवांशिकता का आधारभूत नियम, ये क्वेश्चंस देखिए, आनुवांशिकता का आधारभूत नियम किसने दिया था, तो मेंडल, हमारे जो मनोवैज्ञानिक मेंडल थे, वो आनुवांशिकता का आधारभूत नियम मेंडल दिए थे, जिसने मटर पर खोज की थी। क्या किए थे, मटर पर खोज। नेक्स्ट हमारा वातावरण का अर्थ एवं उसके प्रभाव। देखिए वातावरण का अर्थ होता क्या है, वातावरण जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर हम हैं, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, यही पर्यावरण है। जैसे हम जहाँ पे, उसके आसपास की चीज़ें, आसपास की वस्तुएं, ये सब जो है ना, यही हो गया वातावरण का प्रभाव। देखिए वातावरण का प्रभाव मुख्य क्या है, 5 है। एक है शारीरिक अंतर पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, तीसरा है व्यक्तित्व पर प्रभाव, चौथा है मानसिक विकास पर प्रभाव, पांचवा है बालक की बहुमुखी प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव देखिए, समझिए पहले इसको अच्छे से। देखिए शारीरिक अंतर पर प्रभाव तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। देखिए मतलब व्यक्ति का जो शारीरिक लक्षण है वो तो वंशानुगत होता ही है। जैसे शारीरिक, जैसे जिसके माता पिता छोटे हैं वो छोटा होता है, जिसके बड़े हैं वो बड़ा होता है। कद काठी सब, रंग रूप, ये सब तो जीन्स के द्वारा आते ही हैं, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक अंतर का प्रभाव देखिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई बच्चा पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला जो होता है उसका कद अधिकतर छोटा होता है, या उसके माता पिता लंबे ही क्यों ना हो। यदि कोई यहाँ से उठ के पहाड़ी क्षेत्र में जाएगा तो उसका, और शुरू से ही उसका पालन पोषण वहाँ होगा, तो उसका क्या होता है, कद छोटा होता है। और जबकि देखिए मैदानी क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं उसका शरीर लंबा होता है और गठीला होता है। अनेक मतलब जितने वीडियो है ना, वो मतलब रहने वाले स्थल पे परिवर्तन जो करते हैं, तो उसका कद रंग में अंतर होता है। ये सब क्यों होता है, वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। दूसरा देखिए प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव देखिए कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं जिसका बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। देखिए वैसे लोग, वे लोग इसलिए विकास नहीं कर पाते हैं, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि
उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। देखिए मतलब एग्जाम्पल स्वरूप हम देखते हैं, यदि एक महान व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही जानकार, बहुत ही बौद्धिक क्षमता वाला, बहुत महान है, उसका जो पुत्र होगा उसको ऐसा जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर न शिक्षा शिक्षा उपलब्ध हो, न सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध हो, न ही सामाजिक वातावरण उपलब्ध हो, तो क्या वो अपने पिता की तरह समान बन सकता है? वो अपने पिता की तरह महान कभी नहीं बन पाएगा। भले ही उसमें जीन्स है उसके पिता के, लेकिन उसका वातावरण पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। तो वातावरण उसका क्या है, अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। उदाहरण के लिए यही देखिए, ये ज़्यादा बेटर उदाहरण है। जो यदि कोई महान व्यक्ति है, मान लीजिए महान, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम का हम उदाहरण लेते हैं, वो कितने महान हैं। यदि मान लीजिए उनका बेटा है, उनको ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहाँ बच्चा जहाँ शिक्षा उसको उपलब्ध ना हो पाए, उसका माहौल अच्छा ना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो उपस्थित ना हो पाए, मतलब सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो, तो क्या वो अपने पिता की तरह बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगला है हमारा व्यक्तित्व पर प्रभाव। देखिए किसी व्यक्तित्व के निर्माण में ना वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है ना वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। देखिए ऐसे कई उदाहरण हमारे पास आए हैं। जैसे देखिए निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठता, सफलता, सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक है, जैसे न्यूमैन है, फ्रीमैन है, होलजिंगर है। इस बात को साबित करने के लिए क्या किया, 20 जोड़ा जुड़वा बच्चे, मतलब जोड़ा जुड़वा बच्चा जैसा कि मैंने इसमें पिछले पेज में बताया, 20 जोड़ा जुड़वा बच्चा को क्या किया, मतलब अलग अलग वातावरण में रखा। मतलब एक जोड़े को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। और 10 साल 15 साल बाद जब वो दोनों बच्चा बड़ा होता है तो दोनों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। देखिए फार्म का जो बच्चा होता है वो अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था, लेकिन उसके विपरीत होता है नगर का बच्चा, वो शिष्ट, चिंता मुक्त और उससे भी अधिक बुद्धिमान था। तो ये यहाँ वातावरण भी प्रभावित करता है। और उसके बाद अगला है मानसिक विकास का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक जो है, हमारे मनोवैज्ञानिक जो है, गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक, उनका मत है उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर, यदि बच्चा को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलेगा तो उसका मानसिक विकास जो है धीमी गति से होता है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। देखिए इन बच्चों का वातावरण क्या होता है, गंदा और समाज से अच्छे प्रभाव को से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों की मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर रहा। ये किसका कहना है, गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का। अगला हमारा बालक पर बहुमुखी प्रतिभा, बालक पर बहुमुखी प्रतिभा का प्रभाव। बालक की बहुमुखी प्रतिभा देखिए वातावरण जो है बालक का सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। वातावरण शुरू से ही है इसमें, वातावरण के बारे में, और आनुवंशिकता, वातावरण और आनुवंशिकता, मतलब जिसका अच्छा होगा उसका अच्छा होगा, जिसका बुरा होगा उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। उसका क्या होता है, बुरा वाले का मंद गति से विकास होता है। देखिए इस टाइप का जो बालक होता है ना, देखिए इसका पुष्टि हो, देखिए वातावरण जो है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसका पुष्टि एवरॉन का जंगली बालक, एक एवरॉन का जंगली बालक के उदाहरण से किया जाता है। देखिए इस बालक ये जो बालक था ना, एवरॉन का जंगली बालक, ये बालक जन्म लिया, उसके बाद जो है ना इस बालक को एक भेड़िया उठा के ले गया था और उसका पालन पोषण भी वही भेड़िया ही करने लगा। तो वो बच्चा वहाँ जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहता था, तो वो उसका पालन पोषण भी जंगली जानवर ही किया करते थे। ऐसा हुआ, देखो कुछ शिकारी जो है ना 1799 में इस बच्चे को पकड़ लिए। उस समय उस बच्चे की आयु लगभग 11 से 12 वर्ष थी। उसी आकृति उसकी जो आकृति थी ना, बच्चे का जो शारीरिक बनावट था, मानसिक, मतलब मानसिक सामाजिक जो भी था,
वो इंसान जैसा नहीं, सारा का सारा वो जंगली जानवरों के जैसा था। वो बच्चा कच्चा मांस खाता था, हाथ पैर दोनों के मदद से चलता था। मनुष्य के सामने मतलब बोल भी नहीं पाता था, विचार भी नहीं कर पाता था। कोई भी मनुष्य जैसा वो था ही नहीं। वो शिक्षित बनाने के सब प्रयास भी विफल हो गए। जैसा उसके बाद भी उसको शिक्षा देने का प्रयास किया गया, सभी प्रयास विफल हो गए, क्योंकि ये 11-12 साल वो जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहा था। इसके वजह से वो उसका पूरा व्यवहार भी जंगली जानवरों के द्वारा ही किया गया, उसका पालन पोषण भी किया गया। इसके लिए उसका पूरा व्यवहार चेंज हो गया था। यही है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी प्रभाव होता है। बहुमुखी का मतलब ये होता है सब सामाजिक, मानसिक, ये देखिए ये सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी प्रभाव। यदि वो बालक को वो भेड़िया उठा के नहीं ले जाता तो भेड़िया ले गया और भेड़िया क्या किया, अपने साथ रखा, उसका पालन पोषण भी जंगल के जानवरों द्वारा किया गया, तो वो उसका व्यवहार भी हो गया जंगली जानवर जैसा। वो कच्चा मांस खाता था, हाथ पैर दोनों की सहायता से चलता था, यहाँ तक कि उसका शरीर का बनावट भी जंगली जानवर जैसा हो गया था। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए अगला चैप्टर हमारा होगा कल का चैप्टर 4, समाजीकरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया। ये हमारा चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है। यदि वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगले वीडियो के लिए रेडी रहे। अगला वीडियो हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण की प्रक्रिया। डेट्स ऑल, थैंक यू।